एडजी पर वापस स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 9 फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के चैप्टर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया को कामली और कंसेप्चुअली समझेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन सिर्फ सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। हम एंशिएंट गुरुकुलर्स, वैदिक टेक्स्ट्स, एक्सरसाइज और रेस्ट, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंट कमिटीज और आज के करिकुलम तक की पूरी जर्नी देखेंगे। और इस बार हमारा फोकस सिर्फ डेट्स याद करना नहीं है। हम पूछेंगे कि फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट क्यों माना गया, डेली लाइफ और ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स में क्या कनेक्शन है, और एग्जाम में एक्सप्लेनेशन या कंपैरिजन कैसे लिखना है। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर बॉडी और माइंड दोनों डेवलप करने हो तो क्या केवल बुक्स पढ़ना सफिशिएंट होगा? चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यही है कि इंडिया में फिजिकल एजुकेशन कोई अचानक आया हुआ सब्जेक्ट नहीं था। एंशियंट टाइम से फिजिकल एक्टिविटी लर्निंग, हेल्थ, डिसिप्लिन, ड्यूटीज और कम्युनिटी लाइफ से जुड़ी रही। समय के साथ वही एक्टिविटी डेली वर्क से ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, मार्शल स्किल्स, रेसलिंग ट्रेडिशंस और स्ट्रक्चर्ड गेम्स की ओर बढ़ी। इस एवोल्यूशन को समझना हमारी लर्निंग मैप का पहला हिस्सा है। तो चलो एक सिंपल टाइमलाइन माइंडसेट बनाते हैं। पहले एंशियंट डेली लाइफ और गुरुकुल, फिर वैदिक रेफरेंसेस, उसके बाद क्लासिकल और मिडीवल ट्रेनिंग, फिर कॉलोनियल पीरियड, और अंत में इंडिपेंडेंट इंडिया से प्रेजेंट तक पॉलिसीज और करिकुलम फ्रेमवर्क्स। हर स्टेज में एक सवाल रखिए, उस समय फिजिकल एजुकेशन का पर्पस क्या था? एंशियंट गुरुकुला का सीन इमेजिन करो। स्टूडेंट्स सनराइज से पहले उठते थे, प्रेयर्स के बाद कोई आर्चरी प्रैक्टिस करता, कोई मड कोर्टयार्ड में रेसलिंग, कोई फार्म वर्क और कोई योगा पोस्चर्स। इसके बाद टीचर के साथ वेदास, ग्रामर और फिलॉसफी की लेसन्स होती थी। इससे साफ है कि एजुकेशन का मतलब केवल रीडिंग और राइटिंग नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड का साथ में डेवलपमेंट था। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है, क्या गुरुकुल की फिजिकल ट्रेनिंग केवल वॉरियर्स बनाने के लिए थी? पूरी तरह नहीं। चैप्टर इसे होलिस्टिक एजुकेशन से जोड़ता है। आर्चरी और रेसलिंग के साथ योगा, फार्म वर्क, डिसिप्लिन और एकेडमिक लर्निंग भी थे। यानी फिजिकल ट्रेनिंग का पर्पस स्ट्रेंथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन और बैलेंस्ड डेवलपमेंट भी था। एग्जाम पॉइंट। एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को होलिस्टिक लिखना। इसका अर्थ है फिजिकल हेल्थ, मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अलग अलग नहीं देखना। फिजिकल एक्सरसाइजेस, गेम्स, मार्शल आर्ट्स और योगा इसी व्यापक अप्रोच का हिस्सा थे। आंसर में केवल एक्टिविटीज की लिस्ट मत लिखना, ये भी बताना कि वे एजुकेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेटेड थी। अब एक्टिव रिकॉल। एंशियंट गुरुकुल में एकेडमिक लेसन से पहले कौन सी तरह की एक्टिविटीज होती थी? 3 या 4 एग्जाम्पल्स मन में बोलो। सही दिशा होगी आर्चरी, रेसलिंग, फार्म वर्क और योगा। और इनका लार्जर मैसेज क्या था? बॉडी और माइंड को साथ डेवलप करना। अगर तुम्हारा आंसर इतना रीजनिंग दिखाता है तो वह केवल मेमोराइज्ड लिस्ट से स्ट्रॉन्गर होगा। चैप्टर में कालिदासा की एक लाइन का भाव दिया गया है कि बॉडी गुड डीड्स करने का फोरमोस्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसे कोड की तरह मैकेनिकली लिखने की जरूरत नहीं, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना मांगे। इसका कॉन्सेप्ट समझो। हेल्दी और डिसिप्लिन बॉडी ड्यूटीज लर्निंग और मीनिंगफुल एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यही एंशियंट होलिस्टिक व्यू का कोर है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स यहाँ एक और मिस्टेक कर सकते हैं। वे फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एथलेटिक्स या कंपटीशन समझ लेते हैं, लेकिन चैप्टर रिपीटेडली हेल्थ, डिसिप्लिन, सोशल इंटरैक्शन, मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि फिजिकल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आंसर को केवल स्ट्रॉन्ग मसल्स तक सीमित मत करना। अब तक पहला मेजर आइडिया क्लियर है। एजुकेशन का स्कोप ब्रॉड था। फिजिकल एक्टिविटी लर्निंग से बाहर नहीं, लर्निंग के भीतर थी। एंशियंट गुरुकुल इस आइडिया का लिविंग एग्जाम्पल है। आगे हम वैदिक टेक्स्ट देखेंगे, जहां अलग अलग एक्टिविटीज और बॉडी कंट्रोल के रेफरेंसेस मिलते हैं। ध्यान रखना, हर टेक्स्ट का एम्फेसिस थोड़ा अलग है। वैदिक पीरियड से शुरू करें। ऋग्वेद में चैरियट रेसेस और रेसलिंग का रेफरेंस मिलता है। ये एक्टिविटीज केवल एंटरटेनमेंट नहीं थी। चैप्टर इन्हें स्ट्रेंथ, करेज और एंड्योरेंस से जोड़ता है। वॉरियर्स, चैरियट्स, वेपन्स और फिजिकल स्ट्रेंथ के रेफरेंसेस बताते हैं कि कॉम्बैट एबिलिटी और साहस अर्ली सोसाइटी में हाईली वैल्यूड थे। अथर्ववेद का फोकस थोड़ा अलग तरह से याद करो।
इसमें बोज और एरोज के मंत्रस के साथ हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ यानी बाला, हीलिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज पर एम्फेसिस है। इसलिए आंसर में अथर्ववेद को केवल वेपन ट्रेनिंग से जोड़ना इनकम्प्लीट होगा। इसका ब्रॉडर कनेक्शन फिजिकल वेलबींग और हेल्दी लाइफ से है। एक छोटा टेस्ट, ऋग्वेद और अथर्ववेद को कंपेयर करना हो तो तुम्हारा आंसर क्या कहेगा? ऋग्वेद में चैरिट रेसेस, रेसलिंग, वॉरियर्स और कॉम्बैट स्ट्रेंथ प्रोमिनेंट है। अथर्ववेद हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ, हीलिंग और डिजीज प्रोटेक्शन पर जोर देता है। दोनों फिजिकल वेलबींग से जुड़े हैं, लेकिन एम्फेसिस अलग है। सामवेद को याद रखने का अच्छा तरीका है बॉडी और वॉइस का कोऑर्डिनेशन, हिम्स का प्रॉपर चैंटिंग, डिसिप्लिन, पोस्चर, रिदम और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग मांगता है। इसलिए यहाँ फिजिकल एजुकेशन का रेफरेंस किसी खेल के रूप में नहीं, बल्कि बॉडीली कंट्रोल और रिचुअल डिसिप्लिन के रूप में दिखता है। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। और यजुर्वेद, इसमें रिचुअल्स के प्रिसाइज मूवमेंट्स, बैलेंस और बॉडीली स्टेडीनेस का वर्णन मिलता है। इसका मतलब है कि रिलीजियस प्रैक्टिस में भी बॉडी कंट्रोल और केयरफुल कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट थे। तो वैदिक टेक्स्ट का कंबाइंड पिक्चर बनता है, कॉम्बैट स्ट्रेंथ, हेल्थ, ब्रीदिंग, पोस्चर, बैलेंस और डिसिप्लिन मूवमेंट। उपनिषद्स फिजिकल स्ट्रेंथ को स्पिरिचुअल मीनिंग देते हैं। चैप्टर में बॉडी को चैरियट, माइंड को रेंस, इंटेलेक्ट को ड्राइवर और सेंसेस को हॉर्सेस के रूप में समझाया गया है। इस एनालॉजी का की पॉइंट है कंट्रोल। केवल बॉडी स्ट्रांग होना इनफ नहीं, माइंड और सेंसेस का डिसिप्लिन डायरेक्शन में काम करना भी जरूरी है। ये एनालॉजी बहुत स्कोरिंग हो सकती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि उपनिषद ने फिजिकल स्ट्रेंथ को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा, तो चैरियट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। बॉडी चैरियट है, माइंड रेन्स है, इंटेलेक्ट ड्राइवर है और सेंसेस हॉर्सेस है। इससे बॉडी और सेंसेस पर कंट्रोल को हायर विजडम के लिए एसेंशियल दिखाया गया है। अब वैदिक सेक्शन का क्विक रिकैप। ऋग्वेद में चैरियट रेसेस और रेसलिंग, अथर्ववेद में बोज, एरोज, हेल्थ और बाला, सामवेद में पोस्चर, रिदम और कंट्रोल ब्रीदिंग, यजुर्वेद में प्रिसाइज मूवमेंट, बैलेंस और स्टेडीनेस, उपनिषाद्स में बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सेंसेस का डिसिप्लिन रिलेशनशिप। तुम्हारी टर्न। बिना देखे इन 5 रेफरेंसेस को क्रम से बोलने की कोशिश करो। अगर 2 टर्म्स मिक्स हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रिज्म पकड़ो। फिजिकल एजुकेशन का अर्ली इंडियन पिक्चर बहुत ब्रॉड था और यही चैप्टर का मैसेज है। अब हम टेक्स्ट से निकलकर प्री हिस्टोरिक और एवरीडे सोशल लाइफ में जाएंगे। फॉर्मल प्लेग्राउंड्स और स्टेडियम्स आने से बहुत पहले फिजिकल एक्टिविटी डेली लाइफ का हिस्सा थी। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, लिफ्टिंग, फार्मिंग, हंटिंग, बेदिंग और मार्शल ट्रेनिंग जैसी मूवमेंट्स रूटीन में शामिल थीं। गेम्स अलग लीजर कैटेगरी नहीं थे, वे हेल्थ, डिसिप्लिन, सोशल इंटरेक्शन और लाइफ प्रिपरेशन से कनेक्टेड थे। चैप्टर बच्चों का एक सिंपल एग्जाम्पल देता है। वे एल्डर्स की मदद करते हुए रनिंग सीखते, अनइवन पाथ्स पर चलते हुए बैलेंस डेवलप करते और साथ काम करते हुए कोऑपरेशन सीखते। इससे हमें समझ आता है कि फिजिकल एजुकेशन हमेशा क्लासरूम या मैदान में ही नहीं होती। कई बार कम्युनिटी लाइफ इटसेल्फ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बन जाती है। प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स का एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स की पेंटिंग्स में हंटिंग सीन्स, वेपन्स के यूज और कलेक्टिव एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। इन मूवमेंट्स के लिए स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क चाहिए था। इसलिए फिजिकल मूवमेंट डेली सर्वाइवल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का सेंट्रल पार्ट था। अगर एग्जाम में भीमबेटका के एविडेंस पर शॉर्ट आंसर आए, तो 3 कीवर्ड्स रखो: हंटिंग, वेपन्स और कलेक्टिव एक्टिविटीज। फिर इन्फरेंस लिखो कि इनसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेवलप होते थे। केवल प्लेस का नाम लिखकर मत रुकना, एविडेंस और उसका मीनिंग दोनों कनेक्ट करना है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में फिजिकल एक्टिविटी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट वर्क, प्लान्ड सिटीज में वॉकिंग और वाटर सिस्टम्स मैनेज करने से जुड़ी थी। ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो और धोलावीरा के वाटर रिजर्वायर्स क्लीनलीनेस, मूवमेंट और कम्युनिटी एफर्ट की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। यहाँ फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स से पहले डेली वर्क और पब्लिक लाइफ में था।
तो भीमबेटका और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में एक सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में फिजिकल एक्टिविटी लाइफ से नेचुरली कनेक्टेड है। डिफरेंस यह है कि भीमबेटका एविडेंस हंटिंग, वेपन्स और कलेक्टिव मूवमेंट दिखाता है, जबकि सिंधु सरस्वती कॉन्टेक्स्ट एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट वर्क, प्लान्ड सिटीज और वाटर मैनेजमेंट पर जोर देता है। क्लिनलीनेस, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन केवल पर्सनल क्वालिटीज नहीं थे। अर्ली कम्युनिटी लिविंग में सर्वाइवल और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये एसेंशियल थे। इसी वजह से फिजिकल फिटनेस को हेल्थ मेंटेन करने, ड्यूटीज फुलफिल करने और कम्युनिटी लाइफ स्ट्रेंथन करने का माध्यम माना गया। ये सोशल डायमेंशन आंसर में जरूर इंक्लूड करना। एक मिसकंसेप्शन चेक करें। क्या ऑर्गेनाइज गेम से पहले फिजिकल एजुकेशन एब्सेंट थी? नहीं। चैप्टर के अनुसार डेली मूवमेंट्स, वर्क, हंटिंग, मार्शल ट्रेनिंग और कम्युनिटी एक्टिविटीज फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे थे। बाद में इन्हीं मूवमेंट से ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, रेसलिंग ट्रेडिशंस और स्ट्रक्चर्ड गेम्स विकसित हुए। फॉर्म बदला, इंपॉर्टेंस बनी रही। इस सेक्शन का रीकैप: फिजिकल एक्टिविटी पहले सर्वाइवल और कम्युनिटी वर्क में दिखाई दी, फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेनिंग ट्रेडिशंस में विकसित हुई। इसलिए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को केवल स्कूल्स की हिस्ट्री मत समझना। ये सोसाइटी की लाइफस्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लीनलीनेस, कोऑपरेशन और कल्चरल आइडेंटिटी की भी हिस्ट्री है। अब क्लासिकल और मिडीवल पीरियड्स में आते हैं, जहां फिजिकल एजुकेशन अधिक सिस्टमैटिक और पर्पसफुल होती दिखाई देती है। अर्थशास्त्र फिजिकल डिसिप्लिन, रेगुलर रूटीन और फिटनेस को रूलर्स, सोल्जर्स और ऑफिशियल्स के लिए इम्पोर्टेंट बताता है। क्लीनलीनेस, ऑर्डर और रेगुलेटेड डेली एक्टिविटीज से फिजिकल प्रिपेयर्डनेस और पब्लिक हेल्थ को स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जोड़ा गया। एंशियंट इंडियन अंडरस्टैंडिंग में एक्सरसाइज यानी व्यायाम का अर्थ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो स्टेबिलिटी इंप्रूव करे और स्ट्रेंथ बढ़ाए। लेकिन चैप्टर का क्रूशियल वर्ड है मॉडरेशन। एक्सरसाइज बेनिफिशियल तभी है जब प्रॉपर कंट्रोल और सूटेबल ड्यूरेशन के साथ की जाए। एक्सेसिव एक्टिविटी को चैप्टर हेल्दी अप्रोच नहीं मानता। चरक संचिता एक्सरसाइज और रेस्ट के बैलेंस पर जोर देती है। यह अर्ली साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जैसा दिखता है, क्योंकि फटीग और रिकवरी दोनों को महत्व दिया गया है। चरक के अनुसार प्रॉपर एक्सरसाइज बॉडी को लाइट, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और हार्ड वर्किंग बनाती है। पेन टॉलरेंस, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और दोषास के बैलेंस का भी उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि एक्सरसाइज अपनी कैपेसिटी के लगभग हाफ तक करनी चाहिए। यहाँ एग्जैक्ट फ्रेज से ज्यादा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अपनी लिमिट समझो, ओवर ट्रेनिंग मत करो और एक्टिविटी को हेल्थ के लिए यूज करो। यही बैलेंस एंशियंट हेल्थ थिंकिंग की पहचान है। क्विक रिकॉल, चरक संहिता को किस पैर से जोड़ोगे? एक्सरसाइज बेनिफिट्स और एक्टिविटी तथा रेस्ट का बैलेंस। सुश्रुत संहिता को किस आइडिया से? गुड हेल्थ के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज, लगभग हाफ कैपेसिटी तक। अगर ऑप्शंस में हेल्थनेस, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, लाइटनेस ऑफ बॉडी, फटीग एंड रिकवरी जैसे वर्ड्स आए तो कॉन्सेप्ट के आधार पर चूज करना। एपिक पीरियड में फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन और प्रिपरेशन फॉर लाइफ से क्लोजली लिंक थी। रामायण और महाभारत में टीचर्स की गाइडेंस में आर्चरी, वेपन्स, फिजिकल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन का ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट मिलता है। महाभारत में आर्चरी, मेज फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग और चैरियट राइडिंग जैसी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग डिस्क्राइब की गई है। ध्यान रहे, एपिक ट्रेनिंग को मॉडर्न स्पोर्ट्स कंपटीशन की तरह नहीं पढ़ना है। इसका पर्पस करेज, डिसिप्लिन, वॉरफेयर प्रिपरेशन और मॉरल वैल्यूज से जुड़ा था। इसी तरह मेडिवल मार्शल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ के साथ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर देती थी। चैप्टर फिजिकल कल्चर को कैरेक्टर और ड्यूटी से कनेक्ट करता है। मिडीवल पीरियड में कलरी अब तो साउथ इंडिया में सिस्टमेटिक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित हुआ। कलरी स्पेसेस में फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वेपन ट्रेनिंग पर फोकस था। नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन्स में मल्ला युद्ध आखादास में प्रैक्टिस होता था, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में स्टिक और सोर्ड प्रैक्टिसेस भी विकसित हुई। मल्ला पुराणा 13वीं सेंचुरी का टेक्स्ट।
स्ट्रेंथ और स्टैमिना के लिए 16 टाइप्स ऑफ रेसलिंग एक्सरसाइजेस डिस्क्राइब करता है। रेसलर्स डेली ड्रिल्स के साथ योगा पोस्चर्स भी प्रैक्टिस करते थे। इससे रेसलिंग केवल मैच जीतने का तरीका नहीं, बल्कि बॉडी कंडीशनिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग की ट्रेडिशन भी थी। मानस और लसा 12वीं सेंचुरी का टेक्स्ट मल्लखांब का मेंशन करता है। इसमें एथलीट्स वुडन पोल पर एक्रोबैटिक पोजेस परफॉर्म करते हैं। इससे स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। रॉयल पेट्रोनेज ये संकेत देता है कि इस फिजिकल प्रैक्टिस को काफी वैल्यू दी जाती थी। अखाड़ास कम्युनिटी स्पेसेस भी थे। यंग पीपल दारस यानी पुशअप्स, बाइथक्स यानी स्क्वाट्स और वेट लिफ्टिंग करते थे। रेसलिंग मैचेस फेयर्स और फेस्टिवल्स में होते, क्राउड्स अट्रैक्ट करते और कम्युनिटी बॉन्ड्स मजबूत करते। इसलिए मिडिएवल फिजिकल कल्चर में फिटनेस, सोशल इंटरैक्शन और पब्लिक सेलिब्रेशन एक साथ दिखाई देते हैं। लेट मिडीवल पीरियड में फिजिकल एक्टिविटी मिलिट्री प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी रही। आई अकबरी रेसलिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग और हंटिंग को अकबर के रेन में एनकरेज एक्टिविटीज के रूप में रिकॉर्ड करता है। शिवाजी महाराज से जुड़ी मराठी क्रॉनिकल्स और राजपूताना हिस्ट्री में एंड्योरेंस, एजिलिटी, वेपन ट्रेनिंग और डिफिकल्ट टेरेन में मूवमेंट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। यहाँ माइल्ड डिसएग्रीमेंट है गौरव। कोई कह सकता है कि मिलिट्री प्रिपरेशन और स्पोर्ट्स सेम चीजें हैं, लेकिन चैप्टर डिस्टिंक्शन करता है। इन एक्टिविटीज का मेन पर्पस वॉरफेयर, डिफेंस, रेडीनेस, स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलियंस था, ऑर्गेनाइज्ड गेम्स नहीं। इसलिए आंसर में पर्पस जरूर लिखना, वरना कॉन्सेप्ट आधा रह जाएगा। सही क्लैरिफिकेशन। क्लासिकल और मिडिवल सेक्शन का फ्लो देखो। अर्थशास्त्र में रेगुलेटेड फिजिकल डिसिप्लिन, चरक और सुश्रुता में हेल्थ तथा मॉडरेशन, एपिक्स में सिस्टमैटिक मार्शल ट्रेनिंग, कलारी पेत्तु और रेसलिंग में स्पेशलाइज्ड स्किल्स और मल्लखंब में स्ट्रेंथ, बैलेंस तथा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर किसी स्टूडेंट को इसी सेक्शन पर एग्जैक्ट डाउट हो, तो एडजी में उसे क्वेश्चन की तरह ब्रेक किया जा सकता है। चरक और सुश्रुत में डिफरेंस क्या है, या मल्ला युद्ध और मल्लाखंब किस तरह अलग हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चन से पहले अपना आंसर बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। अब कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश मॉडर्न स्कूलिंग लेकर आए, लेकिन वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 का मेन फोकस लिटरेरी सब्जेक्ट्स था और फिजिकल एजुकेशन उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। यह इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल फिजिकल प्रैक्टिसेस चलती रहीं, जबकि फॉर्मल स्कूल फ्रेमवर्क में फिजिकल एजुकेशन को पर्याप्त जगह तुरंत नहीं मिली। साथ ही ब्रिटिश स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल इंडियन स्कूल्स और क्लब्स में एंटर हुए। प्रिंसली स्टेट्स और रूलर्स ने भी इन स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा ऑफ विजयनगर जैसे रूलर्स ने क्रिकेट और हॉकी को पैट्रोनाइज किया, जबकि रेसलिंग और ट्रेडिशनल गेम्स स्कूल सिस्टम के बाहर भी कंटिन्यू करते रहे। इससे कॉलोनियल पीरियड का की आइडिया बनता है। वेस्टर्न स्पोर्ट्स और इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स साथ साथ मौजूद रहे। इसे कंप्लीट रिप्लेसमेंट मत समझना। चैप्टर यूनिक ब्लेंड की बात करता है। मॉडर्न स्पोर्ट्स स्कूल्स और क्लब्स में आए, लेकिन अखाइस, रेसलिंग और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज अपनी कल्चरल कंटिन्यूटी के साथ चलती रहीं। 1914 में अमरावती, महाराष्ट्र में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी HVPM की फाउंडेशन एक मेजर स्टेप थी। वैद्य ब्रदर्स ने इसे अखाका के रूप में शुरू किया और बाद में ट्रेडिशनल इंडियन फिजिकल एक्टिविटीज के इंस्ट्रक्टर्स ट्रेन करने वाली इंस्टीट्यूशन में विकसित किया। ये ट्रेडिशन से इंस्टीट्यूशन की ओर मूवमेंट दिखाता है। 1920 में हैरी क्रोबक ने मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुरू किया। चैप्टर इसे इंडिया का फर्स्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन बताता है। इसके बाद हैदराबाद, लखनऊ और बॉम्बे में भी कॉलेजेस खुले। अब फिजिकल एजुकेशन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से आगे बढ़कर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन का फील्ड बनने लगी। 1944 का सार्जेंट रिपोर्ट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसने सभी स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी बनाने की बात की। फिर 1946 का ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अमरावती में हुआ, जहां एजुकेटर्स पूरे कंट्री से एक प्लेटफॉर्म पर आए। इन स्टेप्स ने आगे फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रल बनाने की ग्राउंड वर्क तैयार की। एक ऑप्शनल फैक्ट भी चैप्टर में है। इंडिया में बैडमिंटन की हिस्ट्री 1860s तक जाती है।
पुणे में स्टेशन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने लोकल गेम पूना या पूना को नेट जोड़कर और रूल्स फॉर्मलाइज करके बैडमिंटन के रूप में अडाप्ट किया। एग्जाम में यह एग्जाम्पल आए तो लोकल गेम और फॉर्मल रूल्स के कनेक्शन को एक्सप्लेन करना। कॉलोनियल सेक्शन का एक्टिव रिकॉल करें। वुड्स डिस्पैच किस पर फोकस था? लिटरेरी सब्जेक्ट्स। एचवीपीएम कब और कहाँ फाउंडेड हुआ? 1914 अमरावती, महाराष्ट्र। वाईएमसीए कॉलेज किसने और कब शुरू किया? हैरी क्रो बक ने 1920 में मद्रास में। सार्जेंट रिपोर्ट का मेन कंट्रीब्यूशन? स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी बनाने की रिकमेंडेशन। अब इंडिपेंडेंट इंडिया की ओर बढ़ते हैं। टाइमलाइन को सिंपली डिस्क की लिस्ट की तरह मत देखो। हर डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन को डिसिप्लिन, फिटनेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जनरल एजुकेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट के करीब लाता है। सबसे पहले 1948 में ताराचंद कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल कैडेट कॉर्प्स फाउंडेड हुआ, जिसका उद्देश्य यूथ में डिसिप्लिन और फिटनेस बिल्ड करना था। 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन फिजिकल एजुकेशन क्रिएट हुआ। 1957 में ग्वालियर का लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेड हुआ, जिसे पायनियर इंस्टीट्यूट कहा गया है। ये डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि नेशन बिल्डिंग में फिजिकल एजुकेशन के लिए एडवाइजरी बॉडीज और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स दोनों की जरूरत समझी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NIS कोचिंग और कोचेस के डेवलपमेंट का पायनियर इंस्टीट्यूट था। दूसरी ओर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने स्कूल्स को टीचिंग टाइम का लगभग 8 to 10% फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पर स्पेंड करने का डायरेक्शन दिया। यहाँ प्रोफेशनल कोचिंग और स्कूल लेवल हेल्थ एजुकेशन दोनों पैरेलल दिखाई देते हैं। 1964 का कोठारी कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स में है। इसने फिजिकल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट मानने की बात की और इसे सिर्फ एथलेटिक्स से नहीं, हेल्थ, सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से लिंक किया। एग्जाम में कोठारी कमीशन लिखते समय एसेंशियल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन फ्रेज और होलिस्टिक लिंक्स जरूर इंक्लूड करना। मैं यहाँ एक डिस्टिंक्शन ऐड करूंगा। NCC का फोकस यूथ में डिसिप्लिन और फिटनेस बिल्ड करना है। NIS कोचिंग और कोचेस के डेवलपमेंट से जुड़ा है और कोठारी कमीशन स्कूल एजुकेशन के ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करता है। तीनों को एक ही कैटेगरी में लिखना वीक आंसर होगा। इंस्टीट्यूशन या पॉलिसी का स्पेसिफिक रोल बताना जरूरी है। अब टाइमलाइन बोलो। 1948 NCC, 1950 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, 1957 लक्ष्मीबाई कॉलेज, 1961 NIS, 1964 कोठारी कमीशन। फिर 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का टीचिंग टाइम वाला पॉइंट। डेट्स मिक्स हो तो पहले इंस्टीट्यूशन और पर्पस याद करो, फिर डेट अटैच करो। यही एक्टिव रिकॉल का प्रैक्टिकल तरीका है। इस सेक्शन की बड़ी कहानी है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ट्रेडिशनल अखासा और प्रैक्टिसेस के साथ कमिटीज, बोर्ड्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन पॉलिसीज जुड़ते गए। फिजिकल एजुकेशन अब इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रही। यूथ डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वैल्यूज और नेशनल डेवलपमेंट से भी लिंक होने लगी। 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्पोर्ट्स और योगा को लर्निंग का पार्ट मानता है। इसके अनुसार हर स्कूल डे में फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम होना चाहिए। यह शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माना जा रहा है। 2022 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज फिजिकल एजुकेशन को होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वाइटल मानता है। यहाँ फोकस अर्ली डेवलपमेंट पर है, यानी फिजिकल एक्टिविटी की वैल्यू केवल बड़े स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटिव एथलीट्स के लिए नहीं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए भी है। 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फिटनेस, योगा और स्पोर्ट्स को कोर करिकुलम का स्पेशल इंपॉर्टेंस देती है। इसमें एकेडमिक्स, आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन पर इक्वल फोकस की बात है। ये चैप्टर के होलिस्टिक आइडिया को मॉडर्न पॉलिसी लैंग्वेज में कंटिन्यू करती है। 2023 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को सेकेंडरी स्टेज यानी ग्रेड 10 तक करिकुलर एरिया ट्रीट करता है। इसमें ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स को मॉडर्न स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है और डेली फिजिकल एक्टिविटी को लाइफ स्किल्स, वैल्यूज और वेलबींग से लिंक किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेशन देखो।
2005 में स्पोर्ट्स और योगा लर्निंग का पार्ट बने। 2020 में फिटनेस, योगा और स्पोर्ट्स को कोर करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल इंपॉर्टेंस मिली। 2022 में फाउंडेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट पर जोर आया। 2023 में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलर एरिया और ट्रेडिशनल तथा मॉडर्न स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन सामने आया। कॉमन मिस्टेक, एनसीएफ, एनसीएफएफएस और एनसीएफएसई को सेम लेबल की तरह मत लिखना। एनसीएफ 2005 स्पोर्ट्स और योगा को लर्निंग से जोड़ता है। एनसीएफएफएस 2022 फाउंडेशनल स्टेज के होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट पर जोर देता है। एनसीएफएसई 2023 सेकेंडरी स्टेज में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को करिकुलर एरिया और डेली एक्टिविटी को लाइफ स्किल से जोड़ता है। अब एक एग्जाम क्वेश्चन सोचो। कंटेम्पररी इंडिया में फिजिकल एजुकेशन को एसेंशियल क्यों माना जा रहा है? आंसर में स्पोर्ट्स, योगा और डेली फिजिकल एक्टिविटी लिखो। फिर लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग से कनेक्शन एक्सप्लेन करो। सिर्फ फिटनेस लिखना इनसफिशिएंट है क्योंकि करंट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट को ब्रॉडर मानता है। अब फाइनल कंसेप्चुअल सेक्शन, फिजिकल एक्टिविटी इन डेली लाइफ। अर्ली इंडियन सोसाइटीज में मूवमेंट रूटीन का नेचुरल हिस्सा थी। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट वर्क, वॉकिंग, वाटर मैनेजमेंट और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने बॉडी को एक्टिव रखा। लेटर यही डेली मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग, मार्शल स्किल्स, रेसलिंग ट्रेडिशंस और स्ट्रक्चर्ड गेम्स में ट्रांसफॉर्म हुई। इस एवोल्यूशन को एक लाइन में बोलो, डेली लेबर से ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड प्रैक्टिसेस लेस वैल्यूएबल थी। अर्लियर एक्टिविटी हेल्थ, ड्यूटीज और कम्युनिटी लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट थी। लेटर ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स ने ट्रेनिंग और रूल्स को स्ट्रक्चर किया, फॉर्म बदला और फिजिकल फिटनेस और सोशल वैल्यूज का कनेक्शन बना रहा। चैप्टर का कल्चरल मैसेज भी यही है कि फिजिकल एजुकेशन आइडेंटिटी और सोशल वैल्यूज से वोवन रही है। रेसलिंग, अखाड़ास, मार्शल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल गेम्स, फेयर्स और फेस्टिवल्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाते थे। कंटेम्पररी फ्रेमवर्क जब ट्रेडिशनल गेम्स को मॉडर्न स्पोर्ट्स के साथ जोड़ता है तो वह इसी कल्चरल कंटिन्यूटी को आगे ले जाता है। एक लास्ट डिस्टिंक्शन, फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। डेली वॉकिंग या फार्मिंग फिजिकल एक्टिविटी है। जब मूवमेंट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, हेल्थ अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स और एजुकेशनल पर्पस से जुड़ती है तो वह फिजिकल एजुकेशन के वाइडर आइडिया का हिस्सा बनती है। यह डिस्टिंक्शन लॉन्ग आंसर में बहुत यूजफुल हो सकती है। अब पूरा जर्नी रिकैप करें। एंशिएंट गुरुकुल में बॉडी और माइंड साथ ट्रेन होते थे। वैदिक टेक्स्ट ने स्ट्रेंथ, हेल्थ, पॉस्चर, ब्रीदिंग, बैलेंस और डिसिप्लिन को अलग अलग तरीके से दिखाया। अर्ली सोसाइटीज में मूवमेंट डेली सर्वाइवल और कम्युनिटी लाइफ से जुड़ी थी। क्लासिकल और मिडीवल पीरियड्स में एक्सरसाइज, मार्शल ट्रेनिंग, रेसलिंग और मल्लखंब अधिक सिस्टमैटिक हुए। कॉलोनियल पीरियड में लिटरेरी स्कूलिंग के साथ वेस्टर्न स्पोर्ट्स आए, पर ट्रेडिशनल गेम्स और रेसलिंग कंटिन्यू रहे। HVPM, YMCA कॉलेज, सार्जेंट रिपोर्ट और ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ में योगदान दिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में NCC, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, लक्ष्मीबाई कॉलेज, NIS और एजुकेशन पॉलिसीज ने डिसिप्लिन, कोचिंग और स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया। कोठारी कमीशन का आंसर फ्रेम याद रखो। 1964 में फिजिकल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट माना गया और इसे हेल्थ, सोशल, मॉरल तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जोड़ा गया। फिर NCF 2005, NCFF 2022 और NCFSE 2023 ने स्पोर्ट्स, योगा, डेली एक्टिविटी, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज और वेलबींग को करिकुलम से कनेक्ट किया। अब रैपिड फायर चैलेंज। चरक संहिता किस बात पर जोर देती है? एक्टिविटी और रेस्ट का बैलेंस। सुश्रुत संहिता, मॉडरेट एक्सरसाइज लगभग हाफ कैपेसिटी तक। मल्ला पुराना, रेसलिंग एक्सरसाइजेस। माना सोलासा, मल्लखंब। अर्थशास्त्र, फिजिकल डिसिप्लिन, रूटीन और मिलिट्री फिटनेस। अब डेट्स का चैलेंज। वुड्स डिस्पैच 1854, HVPM 1914,
YMCA College 1920, Sargent Report 1944, NCC 1948, Lakshmibai College 1957, Kothari Commission 1964, NCF 2005, NCFFS 2022, NCFSE 2023. अगर डेट्स डिफिकल्ट लगे उन्हें आइसोलेटेड नंबर्स की तरह मत रटो। टाइमलाइन को स्टोरी बनाओ। कॉलोनियल स्कूलिंग में गैप, फिर इंस्टीट्यूशंस और रिपोर्ट्स, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ट्रेन, फिर पॉलिसीज के थ्रू हॉलिस्टिक करिकुलम। डेट्स स्टोरी के माइलस्टोन्स हैं। ये अप्रोच रोड मेमोराइजेशन पर डिपेंडेंस कम करती है। Likely question pattern 1. Explain the holistic concept of education in ancient India. Answer में गुरुकुला, आर्चरी, रेसलिंग, फार्म वर्क, योगा और एकेडमिक लेसन्स का एग्जाम्पल दो। फिर बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कनेक्शन एक्सप्लेन करो। अंत में लिखो कि एजुकेशन रीडिंग और राइटिंग तक लिमिटेड नहीं थी। Likely question 2. Describe the role of Vedic texts in physical education. आंसर को टेक्स्ट वाइज ऑर्गेनाइज करो। ऋग्वेद में चैरियट रेसेस और रेसलिंग, अथर्ववेद में हेल्थ और बॉडीली स्ट्रेंथ, सामवेद में पोस्चर और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, यजुर्वेद में बैलेंस और प्रिसाइज मूवमेंट, और उपनिषद्स में बॉडी तथा सेंसेस का कंट्रोल। Likely question 3. Trace the evolution from early physical activity to organized sports. पहले वॉकिंग, फार्मिंग, हंटिंग, कंस्ट्रक्शन और कम्युनिटी वर्क, फिर मार्शल स्किल्स, रेसलिंग ट्रेडिशंस और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, बाद में क्लब्स, इंस्टीट्यूट्स, मॉडर्न स्पोर्ट्स और करिकुलम फ्रेमवर्क्स। हर स्टेज में पर्पस भी लिखो, जैसे हेल्थ, सर्वाइवल, डिसिप्लिन, ड्यूटी, कम्युनिटी और होलिस्टिक डेवलपमेंट। Likely question 4. Compare traditional Indian physical culture and modern organized sports. ट्रेडिशनल कल्चर में आखास, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, योगा और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हैं। मॉडर्न साइड में स्कूल्स, क्लब्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्ट्रक्चर्ड गेम्स हैं। लेकिन आंसर का कंक्लूजन ये होना चाहिए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों फिजिकल फिटनेस, लर्निंग और वेलबींग में योगदान कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक लिस्ट भी सुन लो। पहला, फिजिकल एजुकेशन को केवल एथलेटिक्स समझना। दूसरा, वैदिक टेक्स्ट के अलग एम्फेसिस मिक्स करना। तीसरा, चरक और सुश्रुत की मॉडरेशन वाली बात छोड़ देना। चौथा, कोठारी कमीशन को केवल स्पोर्ट्स से जोड़ना। पांचवा, NCF 2005, NCFFS 2022 और NCFSE 2023 के रोल्स को एक जैसा लिखना। अब नोटबुक चैलेंज। बिना चैप्टर देखे 2 कॉलम्स बनाओ। लेफ्ट कॉलम में पीरियड या इंस्टीट्यूशन, राइट कॉलम में कंट्रीब्यूशन। गुरुकुल, ऋग्वेद, चरक संहिता, मल्ला पुराणा, HVPM, NCC, कोठारी कमीशन और SEFSE लिखो। फिर हर आइटम के सामने एक प्रिसाइज कंट्रीब्यूशन लिखो। यही छोटा टास्क एक्टिव रिकॉल को स्ट्रॉन्ग करेगा। आंसर राइटिंग का सिंपल फ्रेम है पॉइंट, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन। पॉइंट में क्लेम लिखो, एविडेंस में चैप्टर का टेक्स्ट, एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन या पॉलिसी बताओ। एक्सप्लेनेशन में उसका इंपॉर्टेंस समझाओ। जैसे कोठारी कमीशन के लिए पॉइंट होगा, फिजिकल एजुकेशन एसेंशियल है, एविडेंस 1964 का कमीशन, और एक्सप्लेनेशन हेल्थ, सोशल, मोरल तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से कनेक्शन। एक और सेल्फ चेक। अगर पूछा जाए कि फिजिकल एक्टिविटी कम्युनिटी लाइफ को कैसे स्ट्रेंथन करती थी, तो तुम क्या लिखोगे? फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, कलेक्टिव हंटिंग और फेस्टिवल्स जैसे कॉन्टेक्स्ट याद करो। फिर कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, सोशल इंटरैक्शन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करो। आंसर को सिर्फ इंडिविजुअल फिटनेस तक लिमिटेड मत रखना। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थ्रेड है कंटिन्यूटी। एंशिएंट गुरुकुल से कंटेम्प्रेरी स्कूल करिकुलम तक फिजिकल एजुकेशन का पर्पस बदलते कॉन्टेक्स्ट में एक्सपैंड हुआ, लेकिन बॉडी, डिसिप्लिन, हेल्थ, लर्निंग और वेलबींग का कनेक्शन बना रहा। इसी थ्रेड से लॉन्ग आंसर का स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखा जा सकता है। फाइनल चैलेंज के लिए तुम 3 आंसर्स बोलो। पहला, एंशिएंट एजुकेशन होलिस्टिक क्यों थी? दूसरा, मॉडरेट एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट थी? तीसरा, कॉन्टेम्प्ररी फ्रेमवर्क्स फिजिकल एजुकेशन को करिकुलम से कैसे जोड़ते हैं?
हर आंसर में कम से कम 2 चैप्टर कीवर्ड्स और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन रखो। पहले खुद आंसर दो, फिर नोट से वेरीफाई करना। चलो फाइनल रिकैप करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया हमें दिखाती है कि फिजिकल एक्टिविटी एंशियंट डेली लाइफ, गुरुकुल एजुकेशन, वैदिक प्रैक्टिसेस, आयुर्वेदा, मार्शल ट्रेडिशंस और कम्युनिटी कल्चर में डीपली प्रेजेंट थी। क्लासिकल और मिडिवल पीरियड्स ने इसे सिस्टमेटिक बनाया, कॉलोनियल पीरियड ने मॉडर्न स्पोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस जोड़े, और इंडिपेंडेंट इंडिया ने पॉलिसीज तथा करिकुलम के थ्रू इसे एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट बनाया। एक कॉमन मिस्टेक आखिरी बार याद रखो। फिजिकल एजुकेशन को केवल कंपटीशन या एथलेटिक परफॉर्मेंस मत लिखना। इसका वाइडर मीनिंग हेल्थ, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिसिप्लिन, सोशल इंटरेक्शन, मॉरल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स और वेलबींग है। और कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप यह है कि आज टाइमलाइन और कंट्रीब्यूशन वाला 2 कॉलम रिवीजन जरूर बनाओ। अगर किसी टर्म, डेट या कंपैरिजन पर डाउट अटक जाए, एडजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हो। अभी अपने लिए छोटा चैलेंज रखो, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को चैप्टर की पूरी एवोल्यूशन बिना नोट्स के 5 मिनट्स में समझाओ। टीचिंग करते समय जो गैप दिखे वही तुम्हारा नेक्स्ट रिवीजन टारगेट है। आज हमने बॉडी और माइंड के साथ लर्निंग, वैदिक टेक्स्ट के अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस, मॉडरेट एक्सरसाइज, मार्शल और रेसलिंग ट्रेडिशंस, कॉलोनियल ब्लेंड, इंडिपेंडेंट इंडिया की इंस्टीट्यूशंस और कंटेम्पररी करिकुलम का पूरा कनेक्शन देखा। आराम से रिवाइज करो, अपनी लैंग्वेज में आंसर्स बोलो और याद रखो कि कॉन्सेप्ट समझकर लिखा हुआ आंसर सबसे ज्यादा टिकता है। फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहो और हेल्दी रहो।